हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम लोग बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी के पेपर फर्स्ट के तीसरे यूनिट के अंतर्गत टेम्परेचर के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ल्ड पैटर्न ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वायुमंडलीय तापमान का एक ग्लोबल पैटर्न, वैश्विक प्रतिरूप के रूप में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वायुमंडलीय तापमान का वैश्विक प्रतिरूप, इसके संदर्भ में पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ताप या ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, वो एनर्जी है। और मोस्टली ये जो टेम्परेचर है या वायुमंडलीय तापमान है, जब हम वायुमंडलीय तापमान की चर्चा करते हैं तो ये जो तापमान है मोस्टली वो सूर्य तप के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सूर्य से निसरित जो प्रकाश है वो वायुमंडल में आता है और किसी चीज़ से जब वो टकराता है तो उसके टकराने के बाद वो ऊर्जा में बदल जाता है, एनर्जी में बदल जाता है। जो प्रकाश है किसी भी चीज़ में टकराने के बाद वो एक ऊर्जा में बदल जाता है और वो तापमान कहलाता है। तो ताप या ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कि पदार्थ गर्म होते हैं। आप सभी जानते हैं टेम्परेचर से जो पदार्थ है वो गर्म होता है। उस गर्मी के मापन को या माप को तापमान कहते हैं। वायुमंडल सूर्य तथा पृथ्वी से अलग अलग रूपों में टेम्परेचर ग्रहण करता है। जो वायुमंडल है, आप थोड़ा सा इसको देखिएगा तो दो तरीके से वो टेम्परेचर जो ग्रहण करता है। अगर आप कल्पना करिए कि ये हमारी पृथ्वी या धरातल की सतह है, ठीक, और ये वायुमंडल है, ठीक, एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है। अब सूर्य की जो तरंगे हैं वो ये इस वायुमंडल को क्रॉस करके पृथ्वी में पहुंचती है। ये तो पहला तो ये है कि ये जो एटमॉस्फेयर है या वायुमंडल है जो हमारे धरातल के ऊपर है, वो सूर्य से सीधे ही टेम्परेचर लेती है। आप जानते हैं कि इस वायुमंडल में धूल, कण, नमी और विभिन्न प्रकार की पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वो टेम्परेचर को सोख लेते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जो हमारा धरातल है वो, अब ये सूर्य और धरातल के बीच में जो भी है वो वायुमंडल है, ये पूरा वायुमंडल है। तो सूर्य की गर्मी से ये धरातल गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है दिन में। और जब रात होता है तब ये धरातल, रात होता है तो क्या करता है, ये जो धरातल है वो एनर्जी को रिलीज़ करता है, टेम्परेचर को जब विकिरण के द्वारा रिलीज़ करता है तो ये जो तापमान है वो इस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। दो तरीका है, एक तो सीधे सूर्य से गर्म होगा ये एटमॉस्फेयर, और दूसरा पृथ्वी से जब रेडिएशन होता है, ये पार्थिव विकिरण इसको कहते हैं, तब वो हीट को ले लेता है। तब वो हीट को ले लेता है, हीट टेम्परेचर, ठीक। तो ये दो तरीके से होता है। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने की क्रिया, सूर्यातप के चालन, चार विधि है इसमें। वायुमंडल के गर्म की
और ठंडा होने की प्रक्रिया अवशोषण। अवशोषण मतलब जो सूर्य का तापमान है या प्रकाश है उसको वो अवशोषित कर लेती है वायुमंडल। और दूसरा चालन, संवहन और विकिरण। जैसे आप जानते हैं अवशोषण आप समझ गए हैं कि तापमान को ग्रहण कर लेना। दूसरी बात रही चालन क्रिया के अंतर्गत ऐसा आता है कि आप कल्पना करिए कि एक छड़ है, ये छड़ है और आप यहाँ पर को गर्म करते हैं, इस सेक्शन को गर्म करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे कुछ देर बाद आपको यहाँ पर इस भाग में भी गर्मी महसूस होगी जब ये छड़ पूरा गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो छड़ है इसके अणुओं में अणु से अणु ऊष्मा का प्रसार हो रहा है। और वो प्रसार किधर हो रहा है? जो जो भाग गर्म है, हॉट है, उससे जो ठंडा भाग है उधर वो ऊष्मा जा रही है। इसको हम कहते हैं चालन। ठीक। अगला है संवहन। कल्पना करिए, आप देखते हैं कि ये एक ऐसी क्रिया है कि अगर धरातल की बात करें तो ये धरातल जब गर्म होता है, हॉट होता है, ठीक है। गर्म होने के बाद एक जो यहाँ की जो वायु है ये भी गर्म हो जाती है, धरातल के समीप की वायु। और ये जो धरातल के समीप की वायु है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, ऊपर, क्योंकि ये गर्म होने के बाद जो हवा है या वायु है वो हल्की हो जाती है और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चलने लगती है। ठीक। तो इसका जगह लेने के लिए ऊपर की ठंडी जो वायु है वो नीचे की ओर आते जाती है, ये नीचे की ओर। उसको हम कहते हैं संवहन की प्रक्रिया। ठीक। इस संवहन की प्रक्रिया को और सरल समझना है तो आप जब घर में केतली में चाय बनाते हैं, ठीक है, ये आपका स्टोव होता है और वो गर्म हो रहा है ये, ठीक। तब आप देखते हैं कि जो पानी है यहाँ तक आप चाय में भरा है, तो आप कुछ देर बाद देखेंगे कि बुलबुले उठेंगे और ये बुलबुले ऊपर आने लगते हैं, ऐसे ऊपर, ये बुलबुले ऊपर आने लगेंगे। ठीक। तो जब बुलबुले ऊपर आएंगे, ये इधर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, यहाँ बुलबुले उठेंगे। और जब बुलबुले उठेंगे ये ऊपर आना जैसे ही चालू करेंगे तो जो ऊपर की जो ठंडी वाला जो लेयर है वो नीचे आ जाएगा और इस प्रक्रिया से फिर ये पूरा ये गर्म हो जाएगा। तीसरा है जो मुख्य है वो रेडिएशन, विकिरण। जैसे सूर्य से जो प्रकाश है वो यहाँ विकिरण के माध्यम से आता है, रेडिएशन के माध्यम से। और वो जो प्रकाश है वो धरती से टकराता है, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है और जब पृथ्वी उसके कारण गर्म होती है और रात को जब वो तापमान का वायुमंडल में रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगती है, हमारी धरती ठंडा होने लगती है और वो जो धरती का ताप है वो वायुमंडल में जाने लगता है। इसको हम कहते हैं विकिरण का मेथड। तापमान मोस्टली एक क्लाइमेटिक एलिमेंट है, जलवायुवीय तत्व है, जैसे ऊष्मा, ताप जिसको हम कहते हैं, या शीत, जो टेम्परेचर डाउन है, शीत है, वो भी अल्टीमेटली टेम्परेचर ही है ना। ठंडा होना भी एक तापमान है जिसे हम थर्मामीटर से नाप सकते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। तो ये तो हुआ टेम्परेचर की बात। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो भाई वायुमंडलीय तापमान है, उस तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कितने प्रकार के कारक हैं। बहुत सारी चीज़ हैं जो इस तापमान के डिस्ट्रीब्यूशन को या वितरण को वो प्रभावित करते हैं, उन पे प्रभाव डालते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं
कि वायुमंडल के तापमान का जो आधार है वो पार्थिव विकिरण है। तापमान का आधार मतलब पार्थिव विकिरण का आशय है कि पहले ये जो स्थल भाग है या जल भाग है वो गर्म होता है दिन में, और जब गर्म हो जाता है और रात को जब उसको सूर्य का तापमान नहीं मिलता है तो ये अपनी गर्मी को ऊपर ऊपर रिलीज़ करता है, ये ऐसे ऊपर। और इस टेम्परेचर के कारण ये जो पूरा वायुमंडल है, पूरा वायुमंडल गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। ये इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया कही जाती है। तो वायुमंडल के तापमान का आधार पार्थिव विकिरण है। तापमान के क्षैतिज और लंबवत वितरण में एवं प्रादेशिक वितरण देखिए 3 तरीके का होगा। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन या उसके वितरण की बात करेंगे तो पहला तो होगा क्षैतिज, दूसरा होगा, क्षैतिज का मतलब है हॉरिजेंटल, दूसरा होगा लंबवत मतलब नीचे से ऊपर की ओर, और प्रादेशिक वितरण मतलब विभिन्न प्रकार के जो पृथ्वी में प्रदेश या क्षेत्र पाए जाते हैं या रीजन पाए जाते हैं उन पर ये जो कारक आप देख रहे हैं 6-7 उनका प्रभाव पड़ता है। इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में हम समझेंगे, नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आपके हर पुस्तक में ये कारक जो है तापमान को प्रभावित करने वाले वो बहुत विस्तृत ढंग से दिया गया है, आप उसको रीड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा लाइटली समझने का प्रयास करते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कई बार ये जो कारक है यही परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल उसको पढ़ लीजिएगा। मैं अभी सिर्फ समझाना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा। तो बात करते हैं, जो पहला है वो है अक्षांश। अक्षांश वायुमंडल के तापमान को प्रभावित करने वाला एक काफ़ी महत्वपूर्ण कारक है। दुनिया में अक्षांश के आधार पर ही तापमान निश्चित किया जाता है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है तब उत्तरी ध्रुव पर तिरछी किरणों के रूप में सूर्य का प्रकाश 12 महीने चमकता रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में तापमान काफ़ी हो जाता है। ये देखा गया है कि सर्वाधिक तापक्रम प्राप्त करने वाले अक्षांशों में भूमध्य रेखा और इसके आसपास वाले क्षेत्र हैं। अगर इसको हम समझना चाहें तो ये है, ये 0 डिग्री, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा भी। तो जो सर्वाधिक तापमान है वो यहाँ तक ये इस एरिया में मिलता है, मतलब 0 डिग्री टू 20 डिग्री के आसपास, 20 डिग्री के आसपास, ये वाला 20 डिग्री, ये 0, दोनों गोलार्ध में। ये इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। 0 से यहाँ से 20 डिग्री और यहाँ से 20 डिग्री, ये सर्वाधिक टेम्परेचर प्राप्त करता है। तो जहाँ तक है अक्षांशों के आधार पर ही तापमान को निश्चित किया जाता है। दूसरा है सागर तल से ऊंचाई। जैसे ही आप सागर तल से ऊंचे जाएंगे टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो पैदा होती है। समुद्र तल में वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की ओर ऊपर की ओर आप जाएंगे जब उसी लेवल में, तो ताप की जो मात्रा है वो घटते जाती है। अगला जो क्रम है वो जल थल का असमान वितरण। आप जानते हैं कि पूरे पृथ्वी में जल और थल का वितरण असमान है। ये देखा गया है कि जो दक्षिणी गोलार्ध हैं वहाँ सागरों की जो फैलाव है वो ज़्यादा है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा। और हम जानते हैं कि इस विषमता के कारण तापमान का विकिरण असमान होता है। थल की जो विशिष्ट ऊष्मा है
वो जल की जो विशिष्ट वो ऊष्मा है उससे 20 गुनी अधिक होती है। जल जो है वो सौरिक विकिरण, जो सूर्य से आने वाली विकिरण के रूप में जो जो तापमान है उसको अधिकांश भाग को शोषित करता है। लेकिन वहीं पर स्थल में जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो एक केंद्रीकरण उसका एक ही स्थान में होता है। तो इस तरह से जल और थल का जो असमान वितरण है वो भी तापमान को प्रभावित करता है। अगला कारण है समुद्र तट से दूरी। देखिए, समुद्र तट या उसके समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर खासकर सम जलवायु पाई जाती है। तापमान में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन सागर तट के आसपास एक समान सा रहता है टेम्परेचर। इसका कारण है सागर का पानी बहुत देर से गर्म होता है। दिन में जो सूर्य का विकिरण है उससे जितना भी ताप टेम्परेचर प्राप्त होता है, तो जैसे ही रात होता है धीरे धीरे उसका विकिरण वायुमंडल की ओर होने लगता है। और यही कारण है कि तापमान समान बना रहता है। और हम समुद्र के किनारे से जितनी दूर हटते जाएंगे तापमान में अंतर आते जाता है। और हम देखते हैं कि पूरे ग्लोब में 81% सागरी जल और 10% स्थल है। तो सागर तट से जो दूरी है वो भी काफ़ी मायने रखता है इस वितरण को प्रभावित करने के लिए, तापमान के वितरण को प्रभावित करने के लिए। समुद्री धाराएं तापमान को वो प्रभावित करती है। जैसे गर्म धाराएं जिन जिन देशों के तटों के नियर से गुजरती है, पास से गुजरती है, वहाँ तापमान को ऊंचा कर देती है। इसके ठीक उलट में कम ठंडी धाराओं का होता है, ठंडी धाराओं का क्रम होता है। जब गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसिवो की गर्म धाराएं आप देखते हैं यूरोप के उत्तर पश्चिम और जापान अमेरिका के पश्चिमी तटों पर आती है तो वहाँ के टेम्परेचर में वृद्धि कर देती है। उसी तरीके से आप अगर देखिएगा लेब्राडोर की जो धारा है, कैलिफोर्निया की धारा है तथा पेरू की जो ठंडी धारा है वो अपने मार्ग में आने वाले क्षेत्रों के टेम्परेचर को कम कर देती है। प्रचलित पवनें, छठवां नंबर देखिए आप, प्रचलित पवनें जो पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो हवाएं अनंत दिशाएं व्यक्त करती है, बहुत दिशाओं में चलती है। लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली पवन वहाँ के तापमान को वृद्धि कर देती है। क्योंकि देखिए भूमध्य रेखा के पास का जो क्षेत्र है वो गर्म होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और वो जब ध्रुवों की ओर चलेगी उत्तर और दक्षिण दोनों में, तो वो तापमान को बढ़ा देती है। और कहीं पवनें ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चले तो वो तापमान में कमी कर देती है। आप सभी जैसा कि पूर्व अध्ययन से जानते हैं कि समुद्र से स्थल भाग की ओर चलने वाली जो पवन है वो स्थल भागों के तापमान में कमी ला देती है। इसी तरह स्थल भाग या पठारी क्षेत्रों से चलने वाली जो हवाएं हैं वो तापमान को गर्म कर देती है। तो इस तरह से जो प्रचलित पवन है जो धरातल में सामान्य रूप से प्रचलित हैं, ये जो पवन है वो भी एक बहुत बड़ा कारक होती है तापमान में विषमता पैदा करने में या उसको प्रभावित करने में। भूमि का ढाल, देखिए भूमि अगर बिल्कुल हॉरिजेंटल रहे, समान रहे, समतल रहे, सूर्य की प्रकाश उस पर ज़्यादा सीधी पड़ेगी और जब सीधी पड़ेगी तो वहाँ पर का तापमान ज़्यादा होगा। लेकिन अगर भूमि ढालू है तो जो ढाल वाला हिस्सा है वहाँ पर वो तो तिरछी पड़ेगी और जो लाइट का कंसंट्रेशन या टेम्परेचर का कंसंट्रेशन जो रेडिएशन के माध्यम से होता है वो बिल्कुल अपेक्षाकृत समतल सतह के अपेक्षाकृत यहाँ पर कम होगा टेम्परेचर। धरातल का स्वभाव,
देखिए, धरातल में विभिन्न प्रकार के गुण विद्यमान रहते हैं। ये गुण धरातली विभिन्नता के कारण है। देखिए, मरुस्थलों में, वो भी एक धरातल है भाई, मरुस्थलों में जो सौर्य विकिरण है उसका 80% भाग प्राप्त होता है, तो वो हाईली टेम्परेचर हो जाता है। इसके अपोजिट में आप जाएंगे, ध्रुवों में जाएंगे या हिमाच्छादित प्रदेशों में जाएंगे, तो वहाँ जो सोलर रेडिएशन है या सौर्य विकिरण है उसका 70 से 90% भाग परावर्तित हो जाती है, मतलब वापस चल देती है, तो टेम्परेचर कम होता है। इसीलिए इसीलिए वहाँ पर बर्फ बिछा होता है। काली मिट्टी, जिसको आप कन्हार मिट्टी कहते हैं, वो सूर्य से आने वाली 7 से 14% तक के भाग को ऊपर रेडिएट परावर्तित कर देती है इसके। तो इस तरीके से जो धरातल का विभिन्न गुण है, जैसे काला धरातल है तो वो टेम्परेचर को तो सोखता ही है, लेकिन कुछ टेम्परेचर बाहर रिफ्लेक्ट कर देता है। तो धरातल के गुण के हिसाब से भी जो तापमान है वो प्रभावित होता है। आगे बात करते हैं वायुमंडलीय तापमान का प्रादेशिक वितरण। प्रादेशिक वितरण का आशय है कि पृथ्वी में जो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनको ताप कटिबंधों में विभाजित किया गया है। तो विश्व को मुख्य रूप से 7 कटिबंधों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत है, जो पहला है विषुवत-रेखीय प्रदेश, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। विषुवत-रेखीय प्रदेश मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो एरिया, ग्लोब में मैप में भी दिखा दूंगा, ये विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा के 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण में, स्क्रीन में देखिएगा, के बीच विस्तृत है। ये 5 अंश उत्तर में, ये नॉर्थ है इधर, और इधर साउथ है, और ये 5 अंश दक्षिण में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला एरिया, ये विषुवत-रेखीय प्रदेश कहलाता है। ठीक, 5 डिग्री नॉर्थ में, 5 डिग्री साउथ में। चलिए बात करते हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण अक्षांश के मध्य ये प्रदेश विस्तृत है। जो प्रकाश है वो इस विषुवत रेखा को हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। सूर्य की उत्तरायण स्थिति, मतलब सूर्य जब विषुवत रेखा के नॉर्थ में रहे, उत्तरायण स्थिति, और दक्षिणायन स्थिति विषुवत रेखा के दक्षिण में नीचे की तरफ रहे, के कारण वर्ष में 2 बार उच्चतम और 2 बार न्यूनतम तापमान होता है। जिसके कारण दिन तथा रात्रि 12-12 घंटे की होती है। सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में बिल्कुल लंबवत पड़ती, सीधी पड़ती है। वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। कभी भी जो टेम्परेचर है इस एरिया का, क्षेत्र का, या इस विषुवत-रेखीय प्रदेश का, वो 31 डिग्री से कम नहीं होता। अत्यधिक तापमान के कारण वायुमंडल में सदैव नमी विद्यमान रहती है, क्योंकि ये नमी कहाँ से आती है? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस एरिया में जो समुद्र है, भूमध्य रेखीय एरिया में, वहाँ का जो पानी है वो वाष्पीकृत होकर
नमी बन के वायुमंडल में चले जाता है। यहाँ का जो वार्षिक तापांतर है, स्थल में 4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सागर में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस पूरे प्रदेश में मई का जो तापमान है वो अधिकतम होता है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने जो अभी कहा कि वायुमंडल में नमी की मात्रा अधिक होती है और इस नमी के कारण ये मनुष्य के लिए स्वास्थ्यप्रद एरिया नहीं है, क्षेत्र नहीं है। सागर तल से उसी लेवल से 1400 फीट की ऊंचाई पर हम जाएं तो वहाँ पर पर्वतीय भाग में हिमपात होते रहता है, हिम गिरते रहता है। इस तरह से जो पहला है 7 प्रदेशों में, उसमें ये जो पहला प्रदेश है वो है विषुवतरेखी प्रदेश। दूसरे की बात करते हैं, अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। मतलब उष्ण कटिबंधीय प्रदेश और विषुवतरेखी, देखिए इसके बाद आएगा उष्ण कटिबंधीय तीसरा नंबर में। ये तो ये दोनों का के बीच का एरिया होता है अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। इस क्षेत्र का जो विस्तार है आप अपने स्क्रीन में देखते रहिएगा। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5 से 12 अक्षांश के मध्य है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, लेकिन ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के मध्य अंतर बिल्कुल स्पष्ट होता है। ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु का जो तापमान है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये जो एरिया है, ये अगर आप पृथ्वी में देखें तो ये कहलाता है 0 डिग्री। अब ये जो एरिया है ये 5 अंश से लेके 12 अंश अक्षांश तक का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये, और वैसे ही ये इधर साउथ में भी 5 से 12 अंश के बीच, ये राइट। लोकेशन समझिएगा इसका। तीसरे में बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। एक ऐसा प्रदेश जहाँ गर्मी सर्वाधिक पाई जाती है और ये जो क्षेत्र है वो 12 से 25 अंश अक्षांश तक के क्षेत्र में होता है। दोनों गोलार्ध में इसका जो विस्तार है वो 12 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश तक है। निम्न अक्षांश मतलब 12 डिग्री से अगर आप 25 डिग्री की तरफ जाएंगे तो तापमान घटता जाएगा। 12 डिग्री में ज़्यादा तापमान मिलेगा आपको, 13 में उससे कम, 14 में उससे कम, ऐसे करते 25 में जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है, कम होते जाता है। ग्रीष्म में आप गर्मी के दिन में देखेंगे तो वहाँ पर गर्मी के दिन में जो दिन है वो 14 घंटे का होता है और जो शीतकालीन होता है ठंड के दिन में रात की अवधि 14 घंटे की होती है। और इस प्रदेश की विशेषता है कि यहाँ पर तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कभी नहीं होता। विश्व में उच्च तापमान इसी क्षेत्र में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इसका जो ये लेटीट्यूड याद रखिएगा, 12 से 25 अक्षांश दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। गर्मी के दिनों में उत्तरी गोलार्ध में जुलाई और दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ग्रीष्मकाल में जो तापमान है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट या नापा गया है। उन्नीस सौ 1922 में अल्जीरिया अफ्रीका में है, नॉर्थ वेस्ट में, ऊपरी भाग में अल्जीरिया है अफ्रीका के। तो 1922 में अल्जीरिया में
सितंबर माह का जो तापमान है वो 58 डिग्री सेंटीग्रेड नापा गया या कैलकुलेट किया गया। आगे चलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का आशय है कि शीतोष्ण कटिबंध, आप देखिए आगे आगे देखिएगा, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक, ये शीतोष्ण कटिबंध है और उष्ण कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है। इसके बाद आता है उपोष्ण कटिबंध, सॉरी शीतोष्ण कटिबंध, ये उपोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के बीच में उपोष्ण कटिबंध, ये दोनों का वो एक ट्रांजिशन है, सब ट्रॉपिकल रीजन। इस प्रदेश का जो विस्तार है, इस प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य है। ये 25 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य, ये फिगर याद रखिएगा। उपोष्ण कटिबंध ये तो एक ट्रांजिशन बेल्ट है, उष्ण कटिबंध के बाद और शीतोष्ण कटिबंध के पहले, ठीक, 25 से 45 डिग्री। ये आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ का एरिया दोनों तरफ, या मोटा मोटा अगर आप मान लीजिएगा तो ये और ये 25 से 45 डिग्री के बीच उपोष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक। सूर्य के किरणों के तिरछेपन के कारण सर्दियों में तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है। कभी कभी ध्रुवी शीतलहर, ध्रुवी मतलब नॉर्थ पोल से जो चलती है या साउथ पोल से चलती है, शीतलहर के कारण तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जल का विस्तार ज़्यादा है, जो तापांतर है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो गर्मी के महीनों में यहाँ पर तापमान होता है 24 डिग्री और शीतकालीन तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बगदाद की बात करें, इराक की राजधानी बगदाद, वहाँ गर्मी के दिनों में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है और ठंड के दिन में 46 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। आगे चलते हैं। ये टेम्परेचर जोन है। ये कुछ देर आप इसका थोड़ा सा मुआयना कीजिएगा। वैसे मैं आपको इस पूरे चैप्टर का PDF भी भेजूंगा। आगे चलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, टेम्परेट रीजन, मतलब का ये ठंड का प्रदेश है। इस प्रदेश की स्थिति दोनों गोलार्धों में 45 अंश से 66 अंश तक के बीच में है। ये यहाँ से ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये लिखा है टेम्परेट जोन, ये लिखा है ना टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये दोनों गोलार्ध में 45 से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच। दिन की जो अवधि है वो लंबे होने पर भी सूर्य की जो किरणें हैं वो अत्यधिक तिरछा होता है और तापमान बहुत कम हो जाता है।
ठंड के दिनों में और जो गर्मी का दिन है उनके बीच का जो तापमान का अंतर है बहुत ज़्यादा होता है। शीत में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के नीचे चले जाता है, हिमांक के नीचे चले जाता है। इस प्रदेश की जो खासियत है वो अत्यधिक वार्षिक तापांतर है। कनाडा, साइबेरिया का भाग हिमाच्छादित हो जाता है। गर्मी का वार्षिक तापांतर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सर्दी का वार्षिक तापांतर 22 डिग्री या 22 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। तो ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। और वार्षिक तापांतर की बात करें तो वो 88 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तापों में जो अंतर है वो इतना अत्यधिक है, सर्वाधिक है। तापांतर में जो अंतर है ये इस एरिया का, शीतोष्णकटिबंधीय या टेम्परेट रीजन का खासियत है, विशेषता है। आगे चलते हैं टुंड्रा प्रदेश। ये टुंड्रा प्रदेश का आशय है कि जहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो, बर्फ जमा हो। ये शीतोष्णकटिबंध तथा ध्रुवीय प्रदेशों के बीच स्थित है। थोड़ा चित्र में देख लेते हैं। ये जो शीतोष्णकटिबंध है जो दिख रहा है यहाँ पर, ये और ध्रुवीय प्रदेशों के बीच, ये यहाँ से लेके ये ऐसे ध्रुवीय प्रदेश कहलाता है। तो ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो बीच का हिस्सा है ये कहलाता है टुंड्रा का प्रदेश। तो इस तरीके से अगर आप टुंड्रा प्रदेश का अध्ययन करेंगे तो ये है शीतोष्णकटिबंध तथा ध्रुवीय प्रदेश के बीच में स्थित है। सूर्य की जो किरणें हैं धरातल के समानांतर हो जाती, पैरेलल हो जाती है, अत्यधिक तिरछी हो जाती है। बहुत कम सूर्यातप मिलने के कारण जो टेम्परेचर है या तापमान है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नवंबर से अप्रैल तक उत्तरी ध्रुव में औसत तापमान हमेशा हिमांक के नीचे रहता है। अधिकांश भागों में गर्मी में भी जो बर्फ़ है वो पिघल नहीं पाती है। दुनिया का जो सबसे ठंडा स्थान है रूस का बर्खोयांस्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ का न्यूनतम तापमान -93 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। तो इस तरह वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी आपको, जिसे टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। और आखिरी में जो है वो ध्रुवीय प्रदेश है, 7वें नंबर का। ये ध्रुवीय प्रदेश को थोड़ा सा चित्र में देख लेते हैं। ध्रुवीय प्रदेश क्या है? ये पोलर रीजन जो लिखा है ध्रुवीय प्रदेश, या ये जो फ्रीज जोन लिखा है, फ्रीज जोन, ये ध्रुवीय प्रदेश कहलाता है। ये नॉर्थ पोल है, जैसा लिखा है आप देख रहे हैं, ये साउथ पोल है। ये पूरा बर्फ से आच्छादित क्षेत्र है। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। हजारों मीटर में बर्फ ही बर्फ जमा है, उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों में। ये प्रदेश उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के आसपास चतुर्दिक चारों ओर स्थित है। अधिकांश भागों में सूर्य की किरणें धरातल पर आ ही नहीं पाती। जो उत्तरी ध्रुव है या नॉर्थ पोल है वो उसके प्रायः सभी भाग वर्ष भर हिम से ढके रहते हैं। यहाँ जनवरी का भी औसत तापमान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और वार्षिक तापांतर 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा होता है। सूर्यताप में जो सूर्य का ताप है उसके अभाव के कारण रात दिन के तापमान में अंतर नहीं होता है।
इसके कारण जो दैनिक तापांतर है वो बिल्कुल नगण्य होता है, हमेशा सेम टाइप का जो टेम्परेचर है रहता है 0 डिग्री से नीचे। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ध्रुव के आसपास, ब्रैकेट में आप देख रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में जो ठंड का तापमान है वो -80 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ सूर्य कभी भी आपको आकाश में प्रकट नहीं होगा, सूर्य आकाश में दिखाई ही नहीं देता है। दैनिक तापांतर वार्षिक तापांतर से भी कम हो जाता है। इस तरह ये जो पोलर रीजन है वो पोलर रीजन में हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ आपको दिखाई देगा और सूर्य की किरणें धरातल में सीधी कभी नहीं पड़ती। तापमान हमेशा 0 डिग्री के नीचे रहता है। बर्फ़ की मोटी चादर इन क्षेत्रों में है और यहीं से अगर हवाएं चलती है उत्तर और दक्षिण की दिशा में विषुवत रेखा की ओर, तो उसे ध्रुवीय पवन प्रवाह कहा जाता है और जो भी क्षेत्र या प्रदेश उसके संपर्क में आता है वहाँ तापमान में कमी हो जाती है। इस तरीके से तापमान के प्रादेशिक वितरण जो पूरे विश्व को 7 अलग अलग कटिबंधों में विभाजित किया गया है उसके बारे में हमने चर्चा की। आप ये लेक्चर सुन लीजिएगा, उसके बाद इसका PDF भी आपको भेज दिया जाएगा जिससे आपके अध्ययन में सुविधा होगी। जैसा कि आप जानते हैं पूर्व की भांति ये जो पावर पॉइंट है वो अंजनी पटेल प्रिपेयर करती है, हमारी विभागीय सहयोगी है, उसका धन्यवाद। काफ़ी मेहनत का काम होता है टाइप करने से लेके इसको सेट करने का। और आप सभी जो ये व्याख्यान में शामिल हुए हैं, अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ। थैंक यू, गुड बाय।